नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल VNKT स्टडी पोर्टल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए NCERT का सीरीज स्टार्ट किए हैं। देखिए, हम लोग क्लास 6 का जो है हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का जो है वह पॉलिटी हम लोग पढ़ेंगे और आज हम लोग पॉलिटी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो यदि आप लोग हिस्ट्री नहीं पढ़े और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अब पॉलिटी का क्लास 6 का पहला चैप्टर है इकाई 1। देखिए, इसको ध्यान समझिएगा। जो है देखिए, चैप्टर का नाम है विविधता। क्या नाम है? विविधता। तो यहाँ पर देखिए आप लोग पाठ की शुरुआती पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? यहाँ हमने सोच समझकर विशेषण और क्रिया के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है जो पूरे पाठ में चलता है। यानी देखिए, यहाँ पर लड़कियों को लेकर ही चला गया है, लड़कियों के परिप्रेक्ष्य में। शिक्षा में लड़कियों को समान स्थान और अवसर मिले, इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरीका यह भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें। यदि हम अभी तक की पाठ्य पुस्तकों को देखें तो उनमें पढ़ने वाले को हमेशा एक लड़का मानकर पुल्लिंग रूपों का भी प्रयोग किया जाता है। यह मान लिया जाता है कि स्त्रीलिंग रूप उसी में शामिल है। यहाँ हमने भाषा की इस परिपाटी को बदला है। इस पाठ के अलावा हमने कुछ अन्य पाठों में भी स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया। यानी देखिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए समानता यहाँ पर रखा गया। देखिए, अध्याय 1 है विविधता की समझ। चैप्टर का ये नाम है विविधता की समझ। इसे आप लोग देखिए, अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछ लेता है। देखिए, यह जो दिया है आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, PDF में दे दूंगा। जो आगे हम पढ़ा रहे हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये एक कहानी है समीर के बारे में। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आगे देखते हम लोग। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसी घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, भारत में विविधता। देखिए, भारत जो है विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। आगे देखते हैं कि हम विविधता को कैसे समझें। देखिए दोस्तों, सीटेट में यहाँ से प्रश्न बार बार पूछता है विविधता के बारे में, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। आपको पेडागॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे सृष्टि से। करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी।
चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलती जुलती संस्कृति उभरती। आगे देखते हैं। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक है, इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए। तो देखिए आप लोग, ये लद्दाख का है, ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि पश्मीना ऊन बताइए किससे मिलता है। तो देखिए, यह भेड़ से नहीं मिलता है। पश्मीना ऊन जो मिलता है वो बकरी से मिलता है। यह ऊन कीमती इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। देखिए, यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना जो शाल है बड़ी महंगी होती है। पश्मीना शाल के बारे में आप लोग सुने होंगे। देखिए, लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। याद रखिएगा, कश्मीर में पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। आगे देखते हैं हम लोग। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म जो पहुंचा है, तो यहाँ पर देखिए लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। याद रखिएगा, जो तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा है वो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पश्मीना शाल बुनती हुई औरतें। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए केरल के बारे में जान लेते हैं और लद्दाख के बारे में जाने हैं। तो केरल देखिए, भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। याद रखिए, केरल जो बसा है कहाँ बसा है, तो भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना।
सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। याद रखिएगा कि सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। याद रखिएगा, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसने माना जाता है? तो संत थॉमस को। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यह बड़ी इज्जत थी। यानी कह रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमान समुदाय की बहुत बड़ी इज्जत थी। यहाँ पर देखिए मछली पकड़ने का यह चीनी जाल है, देख सकते हैं आप लोग। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हुबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। याद रखिएगा, जो मछली पकड़ने का जाल है उसे क्या कहा जाता है? चीना वाला कहा जाता है। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। याद रखिएगा, जो तलने के लिए जिस बर्तन का लोग उपयोग करते हैं क्या कहा जाता है? चीना चट्टी कहा जाता है। लेकिन इसमें चीन शब्द इस बात को इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। याद रखिएगा, केरल के लोग क्या खाते हैं? अधिकतर मछली, सब्जी, चावल। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है, जो नाव प्रतियोगिता है। पूछ लेगा कि नाव प्रतियोगिता किसका फेस्टिवल का संकेत है, तो याद रखिएगा ओणम का, जो केरल में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपरा में घुल मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए, आगे हम लोग अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब अगला जो हम लोग का टॉपिक है वह है विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में वे सब एक थे। आगे देखते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू। आगे देखते हैं। देखिए, यह गीत ऊपर जो लिखा है, एक गीत आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यही भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा, देख सकते हैं यही गीत है, इसी बारे में बता रहा है। लिखा है कि यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता है। याद रखिएगा, जो जलियांवाला बाग की घटना घटी थी वह पंजाब के अमृतसर में घटी थी। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपात नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी।
इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि, यानी देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। यहाँ देखिए लिखा कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए दोस्तों, यह चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। हम लोग पढ़ेंगे विविधता के बारे में। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।